नमस्कार दोस्तों, 31 जुलाई 2021 के डेली करंट अफेयर्स बर्निंग न्यूज डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है। जल्दी मैं इस न्यूज को खत्म करूंगा। पहली न्यूज है सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लिया अगेंस्ट स्नूपिंग नेक्स्ट वीक। देखिए, ऑलरेडी पेगासस स्पाईवेयर कंट्रोवर्सी को लेकर काफी बहस हो चुकी है। तो रिसेंटली एक बेंच मिली सुप्रीम कोर्ट की, हेडेड बाय चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब। इनके सामने जो सीनियर लॉयर हैं कपिल सिब्बल साहब, इन्होंने कुछ सबमिशंस दिए हैं और इन सबमिशंस के चलते ये बोला गया कि देखिए, बहुत सारी पिटीशंस इस बात को लेकर फाइल हुई हैं कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर का गलत प्रकार से प्रयोग किया है स्नूपिंग करने के लिए। तो अब इस रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ठीक है भाई, हम इस पिटीशन को डेफिनेटली एंटरटेन करेंगे। देखिए, एंटरटेन करना भी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर इस पिटीशन को एंटरटेन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट काफी हद तक प्रो गवर्नमेंट नजर आएगा, जो कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के रिस्पेक्ट से सही नहीं है। देखिए, जुडिशियल जुडिशियल ऑटोनॉमी है या नहीं है, ये इस बात से बहुत हद तक डिपेंड करता है कि भाई लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एटलीस्ट जुडिशरी लोगों को इस प्रकार से नजर आनी चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोनॉमस है, वो किसी पर्टिकुलर पार्टी या सरकार की तरफ झुकाव नहीं रखती है। तो यहां पे एनवी रमन्ना साहब ने इस बात को अप्रूवल दिया कि ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच मिलेगी और इस बात के ऊपर बातचीत करेगी क्या अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने गलत प्रकार से इजरायली स्पाईवेयर का लाइसेंस लेके लोगों के ऊपर स्नूपिंग की है। क्योंकि अगर ऐसी स्नूपिंग हुई है तो यहाँ पे एक एंगल तो ये है कि मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर को इस्तेमाल किया गया है, और अगर मिलिट्री ग्रेड स्पाईवेयर के नाम पे हमारे जर्नलिस्ट, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, पॉलिटिशियंस, अपोजिशन वाले, बिजनेसमैन, अगर इनकी स्नूपिंग हुई है तो दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 19 एंड अंडर आर्टिकल 21। ऐसा यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। पेगासस सॉफ्टवेयर क्या है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इजरायली साइबर आर्म्स फर्म एनएसओ ग्रुप टेक्नोलॉजी ने इसको बनाया है। एक्सट्रीमली एडवांस्ड सिस्टम है, आपके फोन डिवाइसेस को इन्फेक्ट कर देगा। एंड्रॉइड ही नहीं, आईफोन को भी जबरदस्त तरीके से इन्फेक्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जो लोग सोचते हैं कि उनका आईफोन बड़ा सेफ है, इन्फेक्ट नहीं हो सकता, वो भी यहाँ पे इन्फेक्टेड है, क्लियर कट पता चल रहा है। अभी के लिए अगर सर्वेलेंस से रिलेटेड लॉज की बात की जाए इंडिया के अंदर, तो दो लॉज है। एक है टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885, एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000। टेलीग्राफ एक्ट ऑफ 1885 कॉल्स के इंटरसेप्शन की बात करता है, फोन कॉल्स के, और आईटी एक्ट ऑफ 2000 हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इंटरसेप्शन की बात करता है, चाहे वो आपकी कॉल हो, चाहे वो कैमरा को एक्टिवेट करना हो, चाहे वो आपकी वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग हो, ठीक है, चाहे वो आपकी व्हाट्सएप की चैट्स हो, कुछ भी। लेकिन आप टेलीग्राफ एक्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को तभी इस्तेमाल कर सकते हो अगर किसी भी प्रकार से सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया वॉलेट हो रही हो, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट वॉलेट हो रहा हो, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स वॉलेट हो रहा हो, या फिर कोई ऑफेंस के प्रति लोगों को भड़काया जा रहा हो। जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन अमंग एडोलेसेंट गर्ल्स। देखिए, सरकार अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू गर्ल्स के बीच में मेंस्ट्रुअल हाइजीन को प्रमोट करने की कोशिश कर रही है। तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कौन कौन से प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर रही है। एक प्रोग्राम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन। ये एडोलेसेंट गर्ल्स को टारगेट करता है 10 से 19 साल के अंदर। ये जो स्कीम है फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये काम करती है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंदर 2011 से, और उसके बाद ये राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर आ गई। इस स्कीम का टारगेट क्या है कि जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके अंदर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेकर अवेयरनेस लाई जाए। पैडमैन जैसी बहुत मूवीज भी आई हैं जो कि गर्ल्स के अंदर और वुमेन्स के अंदर इस प्रकार के अवेयरनेस को लाने की कोशिश करती हैं। केवल एडोलेसेंट गर्ल्स नहीं, हमारे रूरल इलाकों में भी जो वुमेन है वो इस प्रकार के पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती। इनको काफी इम्प्योर माना जाता है, इनके साथ बहुत सारा टैबू एसोसिएटेड है, ट्राइबल सोसाइटीज में बहुत टैबू एसोसिएटेड है। इस टैबू को हटाने की जरूरत है, और इसीलिए यहाँ पे सरकार बहुत सारे अवेयरनेस इनिशिएटिव्स चला रही है। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंदर इस प्रकार के प्रोग्राम चला रही है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और ये बहुत जरूरी है। साथ साथ इस बात पे भी फोकस किया जाएगा कि जो सैनिटरी पैड्स इस्तेमाल हो चुके हैं उनको एनवायरमेंटली फ्रेंडली मैनर में डिस्पोज भी किया जाए। तो यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स को प्रोक्योर करना, ठीक है ना, उसके बाद उनको डिस्पोज करना, ये सब नेशनल हेल्थ मिशन का पार्ट बनाया गया है। और स्टेट के लेवल पे स्टेट प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन प्लान्स बनाए जाते हैं अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, ताकि इस प्रकार की स्कीम्स का अवेयरनेस बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके। और कौन कौन सी यहाँ पे प्रोग्राम्स है, तो मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ने स्वच्छ भारत अभियान के अंदर नेशनल गाइडलाइंस ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट चलाया है। ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के अंदर आता है। तो भाई एक स्कीम तो हमको नजर आई, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर है। एक स्कीम हमको नजर आई नेशनल गाइडलाइन ऑन मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन के अंदर है।
ठीक है, इसमें फंक्शनल टॉयलेट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर की भी बात की जाती है। और एक स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर है। यहाँ पे जो जन औषधि केंद्र है ना, इन जन औषधि केंद्र में लो कॉस्ट हाइजेनिक ऑक्सी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन बिकते हैं सुविधा नाम से। तो यहाँ पे दुकानों में पहले जो एक पैड 4 रुपए का बिकता था वो अब 1 रुपए का बिकता है। 7,900 जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैं, पीएमबीजेपी हैं, वहां पे ये सुविधा नाम के पैड 1-1 रुपए में बेचे जाते हैं, ताकि जो वल्नरेबल वुमेन है, गरीब वुमेन है, अंडर प्रिविलेज वुमेन है, इनको यहाँ पे एक आप कह सकते हो हाइजीनिक वे दी जा सके अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इश्यूज रिलेटेड विद वुमेन में न्यूज आपको काम आएगी। तीसरी न्यूज है थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग। इंडिया ने रिसेंटली थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। इस मीटिंग को आइसलैंड और जापान ने ऑर्गेनाइज किया था, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट इसको जापान ने किया था। यहाँ पे रिसर्च और कॉपरेशन पे बात की गई आर्कटिक के अंदर। इंडिया यहाँ पे, अब देखिए, जब थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग हो रही है तो यहाँ आर्कटिक की टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, और यहाँ पे हमारा एक मिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसका नाम है निसार मिशन। फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट। ये इनिशिएटिव है इसरो और नासा का, जिसके चलते ग्लोबल लैंड सरफेस चेंजेस के मेजरमेंट की बात की जा रही है। तो ये जो नासा का और इसरो का सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जिसको आप निसार बोलते हो, ये मिल के लॉन्च किया जाएगा इसरो और नासा के द्वारा 2023 में। अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है, पोलर क्रायोस्फीयर और इंडियन ओशन रीजन को भी ऑब्जर्व करेगा, और पोलर क्रायोस्फीयर में आर्कटिक का इलाका तो आता ही है। तो ओवरऑल थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट बहुत कंटेक्चुअल हो जाता है, क्योंकि इंडिया और यूएसए मिलके एक ऐसी सैटेलाइट बना रहे हैं जो आगे आने वाले समय में आर्कटिक के क्रायोस्फीयर को बहुत ढंग से एनालाइज कर सकता है। यहाँ पे जो निसार नाम का सैटेलाइट जाएगा, जिसमें 2 बैंड होंगे, एक एल बैंड होगा, एक एस बैंड होगा। एल बैंड को नासा डेवलप कर रहा है, एस बैंड को इसरो डेवलप कर रहा है। क्रायोस्फीयर में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे लैंड और कोस्टल प्रोसेसेस हो रहे हैं, इस चीज के बारे में बात की जा रही है। अब आप बोलोगे क्रायोस्फीयर क्या होता है? देखिए, क्रायोस्फीयर अर्थ का वो हिस्सा है जो हमेशा स्नो के नीचे होता है, जहां पे वाटर हमेशा फ्रोजन सॉलिड है। अब ये क्रायोस्फीयर जमीन पे भी हो सकता है, लैंड पे भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है। वाटर में क्रायोस्फीयर होगा तो जो वाटर है ओशंस का वो पूरा जम जाएगा, वहां पे जो नदियां वगैरह हैं, वो वाटर बॉडीज हैं, वो जम जाएंगी। और जब लैंड के ऊपर इस प्रकार की बर्फ जमेगी तो उसको आप लैंड क्रायोस्फीयर बोलोगे। जब ओशंस के ऊपर बनेगी तो आप उसको वाटर क्रायोस्फीयर बोलोगे। जो पोलर इलाके हैं, अंटार्कटिका, आर्कटिक में ग्रीनलैंड हो गया, आपका डेनमार्क का आसपास का इलाका हो गया, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट्स हो गए, ओवरऑल आर्कटिक सर्किल हो गया, ये सब परमाफ्रॉस्ट के अंदर होता है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारी ओवरऑल कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी के लिए, जो कि आपको पता है कि ये जो क्रायोस्फीयर है ना, ये बहुत बड़ा रिफ्लेक्टर है सनरेज का। सनरेज जो इस क्रायोस्फीयर पे गिरती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, तो उसके चलते जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो जरूरत से ज्यादा बढ़ता नहीं है। अब अगर ये क्रायोस्फीयर पिघल जाता है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो कि ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है, वो और सन की रेस को एब्जॉर्ब करने लगेगा और हीटिंग यहाँ पे होने लगेगी। तो ओवरऑल इस क्रायोस्फीयर को ऑब्जर्व करना, लैंड प्रोसेसेस और लैंड चेंजेस को ऑब्जर्व करना, ये बहुत जरूरी है। इसमें ये निसार सैटेलाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है इन द थर्ड आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल स्टडीज पेपर 2 और जनरल स्टडीज पेपर 3 में न्यूज आपको काम आएगी। चौथी न्यूज है ओजोन लेवल एक्सीडिंग परमिटेड लेवल्स। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट ने दिल्ली एनसीआर के रीजन में एक स्टडी करवाई और ये बोला है कि ये जो ओजोन पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, ये केवल समर्स में नहीं, विंटर्स में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अब विंटर्स में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक का क्या मतलब है? क्या विंटर्स में ओजोन नहीं रहती? जी हाँ, अगर आप बात करो तो ओजोन फोटोकेमिकली प्रोड्यूस की जाती है। ओजोन को प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट का अच्छी खासी क्वांटिटी में होना जरूरी है। तो जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है वो कैसे बनती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एटमॉस्फेयर में सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और ओजोन को छोड़ते हैं। ये ओजोन बहुत टॉक्सिक होती है। तो समर में इस प्रकार की कंडीशंस बनती हैं जिससे उस ओजोन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन विंटर में इस प्रकार की कंडीशंस नहीं बनती हैं। लेकिन अभी के लिए जो डाटा एनालाइज किया जा रहा है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा, वो ये बता रहा है कि विंटर्स में भी बहुत सारी ओजोन बन रही है। सीपीसीबी के डाटा के बेसिस पे ये पता किया गया है। मालूम किया गया कि 2020 में केवल 115 दिन ऐसे थे जो गुड कैटेगरी के थे। गुड कैटेगरी मतलब ओजोन के लेवल्स एनवायरनमेंट में
परमिसिबल लिमिट्स में थे, बाकी दिन वो परमिसिबल लिमिट्स के बाहर थे। उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर नाम का जो शहर है, हरियाणा में भिवानी नाम का जो शहर है, साउथ दिल्ली की लोकेशंस, ये सब एनसीआर में आती हैं। यहाँ पे ओजोन पॉल्यूशन विंटर्स के समय पे बहुत ज्यादा था। ओजोन की बात की जाए तो ओजोन होता है आपका O3, 3 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, और स्मॉग को कॉज करने में ओजोन का बहुत मेजर रोल है। जितनी यूजफुल ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में है हमारे लिए, उतनी ही खतरनाक ये ट्रोपोस्फीयर में हो जाती है हमारे लिए। अगर ओजोन हमारे एनवायरनमेंट में एक लिमिट से ज्यादा प्रेजेंट है तो वो हमारे लंग टिश्यूज के ऊपर अटैक कर सकती है, ठीक है। ओवरऑल पर्टिकुलेट मैटर को हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर घुसाने में एक मेजर रोल प्ले कर सकती है। तो ओजोन जितनी यूजफुल स्ट्रेटोस्फीयर में, उतनी ही डेंजरस हमारे ट्रोपोस्फीयर में है। जितना ज्यादा ओजोन का कंसंट्रेशन लोअर लेवल्स में होगा एटमॉस्फेयर के, ओजोन उतनी ज्यादा डेंजरस होगी। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, कैबिनेट अप्रूव्स मल्टीलेटरल MOU साइंड बाय IFCA। देखिए, इंडिया की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटीज कमीशन IOSCO और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स IAIS के साथ एक MOU साइन किया है। और इस MOU के चलते भाई देखिए, जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो किए जाएंगे, इंटरनेशनल कॉपरेशन किया जाएगा। अब कैसा है इंटरनेशनल कॉपरेशन, ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि IOSCO क्या है और IAIS क्या है। अच्छा, IOSCO और IAIS के साथ जो MOU साइन किया है हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने, इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, मतलब सरकार का अप्रूवल मिल गया। IOSCO की बात की जाए तो मैड्रिड स्पेन में इसका हेडक्वार्टर 1983 में बना था। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड सिक्योरिटीज और फ्यूचर्स मार्केट को रेगुलेट करता है, इंटीग्रेट करता है। तो दुनिया भर में सिक्योरिटी मार्केट्स कैसे काम करते हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होता है अलग अलग नेशनल जुरिडिक्शंस में, उसके ऊपर एक नजर रखता है IOSCO। तो अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो इंटरनेशनल बेस्ट सिक्योरिटीज के से रिलेटेड जो नियम कानून है, जो रेगुलेशन है, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज है। उसी प्रकार से इंश्योरेंस के फील्ड में आपका इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स, ये हमारे काम का है। ये एक वॉलंटरी मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन है इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स का। 190 जुरिडिक्शंस में ये काम करता है। 97% ऑफ द वर्ल्ड इंश्योरेंस प्रीमियम इसके अंदर आता है। तो अगर इंडिया की ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी इसको साइन करती है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस फील्ड से रिलेटेड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं। और फाइनली ये MOU किसने साइन किया है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने। ये इंडिया की एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। अभी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है तो इसके लिए कोई एक्ट पास किया गया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी कौन से एक्ट के थ्रू इंडिया में बनाया गया है, क्या करता है। तो हाई डिग्री ऑफ इंटर रेगुलेटरी कोऑर्डिनेशन देता है फाइनेंशियल सेक्टर में, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया एज ए यूनिफाइड रेगुलेटर, एक होलिस्टिक विजन के साथ, ताकि IFSCs प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर सके, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स प्रॉपर तरीके से बिजनेस कर सके, ग्लोबली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सके, इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर सके, ग्लोबल इकोनॉमी में फाइनेंशियल सेक्टर की तरह इंडिया उभर के आ सके। अच्छी बातें। जनरल स्टडीज पेपर 2 जनरल स्टडीज पेपर 3 में चीज आपको काम आएगी। और एक और न्यूज है, इजराइल लॉन्चेस कोविड बूस्टर शॉट। मतलब इजराइल ने अपना कोविड बूस्टर शॉट लॉन्च किया। कहने का मतलब यह है कि वहां पे ज्यादातर लोगों को 2 डोज मिल चुकी है, तो वो तीसरी डोज लॉन्च कर रहे हैं। बूस्टर शॉट क्यों दिया जाता है, देखिए समझिए बात को। बूस्टर शॉट का मतलब यह होता है कि जब आपको 2 डोजेस मिल गई तो अब 2 डोजेस मिलने के कई दिन तक आपके खून में एंटीबॉडीज रहती हैं। तो कोरोना आपको अटैक करेगा तो वो एंटीबॉडीज उस कोरोना से लड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना नहीं होगा, कोरोना होगा, लेकिन कोरोना से लड़ने की ताकत भी होगी आपके पास। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ ये जो एंटीबॉडीज हैं एक ह्यूमन बॉडी में खत्म हो जाती हैं। तो इन एंटीबॉडीज को फिर से लाने के लिए एक बूस्टर शॉट दिया जाता है। अब बूस्टर शॉट तो तब दिया जाएगा ना जब पूरी तरीके से एक इंडिविजुअल वैक्सीनेट हो गया हो। इजराइल अपनी ऑलमोस्ट पूरी जनता को वैक्सीनेट कर चुकी थी। हाँ, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि वॉलंटरली इम्यूनाइजेशन नहीं लेना चाहते, वो वैक्सीनेशन नहीं लेना चाहते। बट ओवरऑल जितने लोग वैक्सीनेशन लेना चाहते हैं उनको काफी हद तक डबल वैक्सीनेट कर चुका है। 55% ऑफ इट्स 9 मिलियन पॉपुलेशन हैज बीन डबल वैक्सीनेटेड। किससे डबल वैक्सीनेट किए हैं? फाइजर बायोएनटेक की जैब से। बाकी और दवाइयां भी वहां पे दी गई है मॉडर्ना जैसी। लगभग 1 मिलियन इजरायलीज हैं जिन्होंने बोला है कि हम यहां पे इम्यूनाइजेशन नहीं लेंगे, वैक्सीनेशन उन्होंने नहीं ली है। अब जिनको 2 डोजेस मिल गई हैं उनको बूस्टर डोज देने की बात की जा रही है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है। बूस्टर डोज देने के लिए, बूस्टर डोज देनी चाहिए या ना देना चाहिए, एनेमनेसेटिक रिस्पांस बड़ा जबरदस्त होता है। देखिए क्या होता है कि कोरोना वायरस के अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट आपके शरीर में कितनी बॉडीज एक्टिव हैं
कितनी एंटीबॉडीज एक्टिव है, ये आप एनेमनेस्टिक रिस्पांस से पता चल सकते हो। तो ये जो एनेमनेस्टिक रिस्पांस होता है, ये आपके शरीर के अंदर की इम्यूनिटी बताता है किसी फॉरेन पैथोजन की तरफ। तो अगर आपका एनेमनेस्टिक रिस्पांस अच्छा है आपके शरीर का, तो आपको बूस्टर शॉट की जरूरत नहीं है। बट अगर वो अच्छा नहीं है तो आपको बूस्टर शॉट की जरूरत है। तो इजराइल में बूस्टर शॉट ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। मैं आपको बता दूं, यूएसए में भी बूस्टर शॉट डेवलप हो रहा है। अब इंडिया जैसी कंट्रीज तो वैक्सीनेशन करवाने में स्ट्रगल कर रही हैं, तो बूस्टर शॉट से तो अभी हम लोग खासा दूर हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। हैव अ ग्रेट डे। गुड बाय।